अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पोस्ट मॉडर्निज़म। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म में वर्ड पोस्ट और मॉडर्निज़म की। अच्छा, तो पोस्ट का मतलब है आफ्टर, बाद में आने वाले, यानी मॉडर्निज़म के बाद आने वाले। तो ऐसे मूवमेंट जो मॉडर्निज़म के बाद आई हो उसे पोस्ट मॉडर्निज़म कहते हैं। और अगर हम लिटरेचर के लिहाज से बात करें तो ये मूवमेंट कब आई? ये मूवमेंट 20th सेंचुरी में आई थी। उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, ये सब कुछ जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 20th सेंचुरी में हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो है 20th सेंचुरी में हमारे पास मॉडर्निज़म आई, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज़म आई, इसके अलावा जो है वो कॉमनवेल्थ लिटरेचर भी आया और साथ ही हमारे पास वर्ल्ड वॉर लिटरेचर भी आया। तो ये मेजर हैपनिंग्स थी जो 20th सेंचुरी में हुई थी। और जो हमारे पास मॉडर्निज़म का टाइम पीरियड है वो 19th सेंचुरी से वर्ल्ड वार 2 तक रहता है। और हमारे पास जो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो पोस्ट मॉडर्निज़म कहलाता है। अब जो पोस्ट मॉडर्निज़म है उसका जो टाइम पीरियड था ना वो मेटा नैरेटिव्स की रिजेक्शन करता था। अब ये मैंने बहुत ही कोई हैवी टर्म बोल दिया, मेटा नैरेटिव्स। अब ये मेटा नैरेटिव्स होती क्या है? आपके माइंड में जो है वो क्वेश्चन अराइज ज़रूर हुआ होगा कि व्हाट इज़ मेटा नैरेटिव। तो मेटा नैरेटिव बेसिकली वो वेज ऑफ थिंकिंग है जो कि एक्सपेरिमेंट को और नॉलेज को यूनाइट करके एक यूनिवर्सल ट्रुथ बना दिया जाता है। मीन्स के जो एक्सपेरिमेंट होता है और जो नॉलेज होता है उन दोनों को यूनाइट करके यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वो कहते थे कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज़ नो ट्रुथ, देयर आर मल्टीपल ट्रुथ्स। व्हाट इज़ ट्रुथ टुडे कैन बी फॉल्स टुमारो। ये किसका पर्सपेक्टिव था? ये पोस्ट मॉडर्निस्ट का पर्सपेक्टिव था। अब इसमें हमारे पास जितने पॉलिटिक्स, रिलीजन, जो पावरफुल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, जो डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं, जो पावर क्रिएट करते हैं, जो आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं। तो कोई आपसे अब पूछे कि मेटा नैरेटिव्स होता क्या है, तो आपने बताना है कि रिलीजन, साइंस, कैपिटलिज्म ये मेटा नैरेटिव्स हैं। और ये ऐसे वेज ऑफ थिंकिंग है जो एक्सपेरिमेंट्स और नॉलेज को यूनाइट करके एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निज़म का टाइम पीरियड था ना, ये हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट देता है, मतलब कि मार्क्सिज़म का कॉन्सेप्ट देता है। अब जो मार्क्सिज़म था ना ये हमारे पास पहले टाइम पीरियड में भी था, लेकिन जो मेन मार्क्सिज़म की मूवमेंट चली थी वो पोस्ट मॉडर्निज़म में चली थी। तो बेसिकली मार्क्सिज़म में होता क्या था कि मार्क्सिज़म में अपर और लोअर क्लास पर क्वेश्चन अराइज किया जाता था। ये बातें तो चलती रहेंगी। अब हम लोग एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है कि पोस्ट मॉडर्निज़म विदाउट हाइफन और मोस्ट मॉडर्निज़म विद हाइफन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट मॉडर्निज़म विदाउट हाइफन एंड विद हाइफन। तो जो पोस्ट मॉडर्निज़म विदाउट हाइफन है इसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल शिफ्ट, यानी टाइम पीरियड में कोई शिफ्ट आ गया, एक टाइम पीरियड दूसरे टाइम पीरियड में चेंज हो गया, ठीक है। और जो पोस्ट मॉडर्निज़म विद हाइफन है उसका मतलब होता है कि फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि पोस्ट मॉडर्निज़म विद हाइफन में डिस्कस किया जा रहा होता है। ये तो हो गया डिफरेंस। अब इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो लिंक्ड करता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म के साथ, यानी डिकन्स्ट्रक्शन के साथ। डिकन्स्ट्रक्शन जो है वो भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म का सेकंड नेम है। तो जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो कैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म के साथ लिंक्ड है उस पर हम लोग बात करते हैं। अब जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनका बिलीव क्या था? वही बात जो पोस्ट मॉडर्निस्ट करते थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ इज़ नॉट फिक्स्ड। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम लोग टेक्स्ट को रीड करें, रीड करें, ठीक है, इंटरप्रेट करें टेक्स्ट को, क्योंकि हम रीड करेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं एक किसी रूम में गई हूँ, ठीक है, और मैंने देखा है कि आप पढ़ रहे हो और मैं बाहर आ गई हूँ। कुछ टाइम पीरियड के बाद आप मुझसे आके पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही थी? तो मैं क्या बताऊँगी? मैं उनको बताऊँगी कि आप पढ़ रहे थे। हालांकि वो उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं, फेसबुक पे चला सकते हैं, या कोई लेक्चर सुन रहे होंगे, व्हाटएवर। तो बोला तो मैंने सच है, लेकिन वो सच नहीं रहा। तो क्या हुआ? ट्रूथ इज़ नॉट फिक्स्ड। तो ये बात कौन कर रहा था? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी यही बात कर रहे थे और पोस्ट मॉडर्निस्ट भी यही बात करते थे कि जो ट्रूथ है हमारा, वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, वो वेरी होता रहता है। तो इस तरह जो है वो पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से लिंक्ड है। अब फर्दर जो है हम लोग अगर मॉडर्निज़म की बात करते हैं, तो बेसिकली जो मॉडर्निस्ट थे ना, वो बात करते थे एलीट क्लास के लोगों की। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वो आए तो उन्होंने किस चीज़ को एग्ज़ामिन किया? उन्होंने ह्यूमन नेचर को एग्ज़ामिन किया। एक्चुअली में ह्यूमन नेचर क्या है, कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा सोसाइटी में स्टेटस क्या है। तो इस एज में जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो अराइजेस हुए, जिसकी वजह से इस एज को, इस मूवमेंट को एज ऑफ क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट हुई थी ये मूवमेंट। तो जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो लोग बहुत ज़्यादा पेसिमिज़म में थे, होपलेसनेस में उनमें बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। और इससे पहले जो वर्ल्ड वार 1 भी हुई थी, जब मॉडर्निज़म आई, तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, मॉर्न करते थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, एक्सेट्रा। लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो लोग कहते थे कि हो गया सो हो गया। मींस के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा नियलिज़म हो गए थे, लोग बहुत ज़्यादा निहिलिस्टिक हो गए थे। अब निहिलिस्टिक क्या होता है? निहिलिस्टिक जो होते हैं वो नॉन बिलीवर्स होते हैं, जो गॉड पे यकीन नहीं रखते होते, ठीक है। तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पीरियड पे लोग जो थे वो एग्जिस्टेंशलिस्ट हो गए थे। एग्जिस्टेंशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा होपलेस थे, बहुत ज़्यादा जो है वो एब्सर्ड रहते थे। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ना, वो भी पोस्ट मॉडर्निज़म में ही आया था। और अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड के फीचर्स क्या हैं? यही नथिंगलेस ऑफ लाइफ में कुछ भी जो है वो नहीं है। और ये दिखाया गया है कि जो मीनिंगलेस लाइफ में मीनिंग को फाइंड करना एक बेकार कोशिश है किसकी? आदमी की। तो ये जो ब्रोकन लैंग्वेजेस आती हैं जो हम पढ़ते हैं, जिस तरह सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो पढ़ते हैं, एल्बर्ट कैमस का द स्ट्रेंजर पढ़ते हैं, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ब्रोकन सेंटेंसेस हैं, ठीक है। कोई भी जो है लैंग्वेज में रिदम नहीं है। तो ये क्या है? ये आउटकम है वर्ल्ड वार 2 का। और ये टाइम कौन सा चल रहा है? पोस्ट मॉडर्निज़म का चल रहा है। अब आपको समझ आ रही है ना कि पोस्ट मॉडर्निज़म में पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड कैसा चल रहा था, कि आफ्टर मॉडर्निज़म पोस्ट मॉडर्निज़म आया तो लोगों के जो बिलीफ थे वो शैटर होना स्टार्ट हो गए थे। तो हमारे पास कैसे थ्योरी आई निहिलिज्म की, जो जिसमें वो कहते थे कि गॉड इज़ डेड, वो गॉड को नहीं मानते थे। तो ये जो थी वो निहिलिज्म मूवमेंट जो थी वो यहाँ तक रही थी। देन जब 1945 से पोस्ट मॉडर्निज़म का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसके साथ ही 1950 में पोस्ट कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड भी जो था वो स्टार्ट हो गया। है ना स्ट्रेंज थिंग कि एक थ्योरी दूसरी थ्योरी को भी कवर करके जा रही है, मतलब कि उसको अपने साथ लेकर चल रही है। तो पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ भी लिंक्ड है और इसके साथ पोस्ट कॉलोनियल के साथ भी लिंक्ड है। तो फिर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो अम्ब्रेला टर्म है जो अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को समेटे हुए है, ठीक है। तो जो मॉडर्निस्ट थे वो चाहते थे कि जो उनकी ट्रेडिशनल स्टाइल है, उनका जो मॉडर्न स्टाइल है वो सेपरेट रहे, मतलब कि उनका जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल है वो सेपरेट रहे, वो मिक्सड ना हो। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स थे ना, वो क्या लिखते थे कि जो मॉडर्न और उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है ना, उनको मिक्स कर दिया जाए। कि और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट मल्टीकल्चरल एक थ्योरी थी जिसको मिक्स करते थे। तो ये थोड़ा डिफरेंस था मॉडर्निज़म का और पोस्ट मॉडर्निज़म का, जो भी मैंने आपको बताया है उनके राइटर जो थे वो क्या चाहते थे। अब मैंने इसी टाइम पीरियड में आपको कॉमनवेल्थ लिटरेचर का भी बताया था। तो जो कॉमनवेल्थ लिटरेचर है का जो मैंने उसको डिस्कस किया था ना, वो भी पोस्ट कॉलोनियलिज़म की ही बात करते थे, ठीक है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैंने जितना भी आपको बताया है ये बहुत थोड़ा मिक्सिंग है। तो एक दफ़ा मैं आपको जितना मैंने अभी आपको बताया है ना, वो उसकी समरी में आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा।
सबसे पहले जो पोस्ट मॉडर्निज़्म है एक अम्ब्रेला टर्म है जो अपने अंदर बहुत सी थेरीज़ को समेटे हुए है, जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म ये भी इसी टाइम पीरियड में आई जब पोस्ट मॉडर्निज़्म आया। सेकंड, रिकन्स्ट्रक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म का दूसरा नेम है। थर्ड, पोस्ट कॉलोनियलिज़म, क्योंकि 1945 में जब पोस्ट मॉडर्निज़्म आई थी तो 1950 में पोस्ट कॉलोनियल आई। तो सेम टाइम पीरियड में सेम थ्योरीज तो नहीं, डिफरेंट थ्योरीज जो है वो चल रही है। अब जो कॉमनवेल्थ लिटरेचर था वो भी इसी टाइम पीरियड में लिखा गया जब पोस्ट कॉलोनियलिज़म आया। तो जितने लोग कॉलोनियल रूल के अंडर थे और इस रूल से फ्री हो गए तो उन्होंने अपना लिटरेचर जो था वो इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया, तो उनके लिटरेचर को कॉमनवेल्थ लिटरेचर का नाम दिया गया। तो पोस्ट मॉडर्निज़्म एक वास्ट थ्योरी है जिसमें बाकी थ्योरीज़ के फीचर भी आपको नज़र आते हैं। अब फर्दर इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। जब पोस्ट मॉडर्न थ्योरी चल रही थी ना, तो हमारे पास एक लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट हुई विच इज़ एंग्री यंग मैन। ये बेसिकली 1950s से स्टार्ट हुई और 1980s तक रही। ये एंग्री यंग मैन कौन थे? बेसिकली ये मिडिल क्लास पीपल थे और ये एग्रेशन को दिखाते थे टूवर्ड्स द अपर क्लास अपनी राइटिंग में। और ये मूवमेंट जो थी, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होगा कि ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई थी। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट इसलिए हुई थी कि एक वर्क था विच इज़ लुक बैक इन एंगर। तो इस वर्क को पब्लिश करवाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो ये अपने एग्रेशन में क्या बताते थे? ये अपने एग्रेशन में बताते थे कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं ना, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो एलीट क्लास के लोग होते हैं वो थ्रू एंड थ्रू उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो ये बेसिकली इनका मोटो था इस वर्क को पब्लिश करवाने का, कि इस वर्क में उन्होंने ये चीज़ जो थी वो उसको हाईलाइट की थी कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ द एलीट क्लास, लेकिन जो एलीट क्लास होते हैं उनको मोटिवेट करने के बजाय उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके अलावा ये जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट थी, ये मूवमेंट जो थी वो लिबरलिज़म की भी मूवमेंट थी। हर जगह जो है वो कहते थे कि फ्रीडम हो, किस चीज़ का फ्रीडम हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ राइटिंग हो, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। अब इस लिबरलिज़म मूवमेंट को एक और मूवमेंट प्रमोट करती है जो कि है बीट्स जनरेशन। ये बेसिकली 1950s में आती है और 1960s तक जो है वो रहती है। अब जो ये बीट्स जनरेशन है उनका कहना था कि आप ऑटोमेटिक राइटिंग करो, मतलब कि बग़ैर सोचे समझे बस लिख ही जाओ, जो आपके अनकॉन्शियस में है ना उसको लिखो। अब ये जो अनकॉन्शियस में कैसे लिखते थे? ये राइटर्स ड्रग्स लेकर लिखते थे और इनके थीम्स जो होते थे ना वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होते थे। मींस इस ग्रुप ने जो है वो लेस्बियंस की बात की है, ओपन जेंडर के बारे में बात की है, और ये फेवर करते थे सेल्फ एक्सप्रेशन को और सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन को। तो इस मूवमेंट में कहा गया कि जो ट्रुथ होता है ना वो ट्रुथ होता नहीं है बल्कि उसको क्रिएट किया जाता है। मतलब कि एरर, जो ट्रुथ है ना वो एरर का एक सिनोनिम है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि जितनी अथॉरिटी है ना, मतलब कि रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, उनको उन्होंने डिनाई किया था। तो इसके अलावा जो मतलब कि मेन थीम्स जो थे बीट्स जनरेशन के वो यही थे, होमोसेक्सुअलिटी को उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। क्लियर? अब आपको समझ आ रही है ना? अब जो एंग्री यंग मैन को हम लोग किस तरह रिलेट कर सकते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म से, कि जो एंग्री यंग मैन जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उनका क्या कहना था कि जो ट्रुथ है वो बनता नहीं है, वो मतलब कि वो होता नहीं है बल्कि उसको क्रिएट किया जाता है। वही बात जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थे वो करते होते थे। तो ये दोनों भी आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। अब इसके अलावा अगर बात करूँ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की, तो वो लिटरेचर जो पोस्ट मॉडर्न के टाइम पीरियड में लिखा गया पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहलाता है। और जो करैक्टरिस्टिक्स है ना पोस्ट मॉडर्न फिक्शन के, वो क्या थे? प्लेफुलनेस, लैंग्वेज एक्सपेरिमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ नॉवल, जो ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म थे उस पर लेस रिलाई करते थे, जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उस पर एक्सपेरिमेंटेशन किया करते थे। मतलब कि हाई आर्ट और पॉपुलर जो कल्चर था ना उसको वो मिक्स कर देते थे। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की, कुछ ऐसी थीम्स की जो कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर इंक्लूड है।
पहली टर्म हमारे पास आती है पेस्टिश। बेसिकली जो पेस्टिश है ना, ये काइंड ऑफ इमिटेशन है। इसमें जो पास्ट कल्चर है उसकी रिसाइकलिंग दिखाई गई होती है। मींस कि जो पास्ट और जो प्रेजेंट को मिक्स करके लिखा जाता है, ना तो मॉडर्न होता है और ना ही वो ट्रेडिशनल होता है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो जो पेस्टिज टर्म है वो एक इंटेरोगेटरी वे है इसको यूज़ करने के लिए। इसके अलावा ये लैक ऑफ ओरिजिनलिटी को शो करने के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी में हम टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट की बात करते हैं, यानी अदर टेक्स्ट इन अ न्यू वन। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक आती है वो है आयरनी, ब्लैक ह्यूमर, प्लेफुलनेस। पोस्ट मॉडर्न वर्क्स में आयरनी का जो ब्लैक ह्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ना सिर्फ ब्लैक ह्यूमर के साथ बल्कि प्लेफुलनेस के साथ भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो ब्लैक ह्यूमर है उसको ब्लैक कॉमेडी भी कहते हैं, डार्क ह्यूमर भी कहते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का वो है मेटाफिक्शन। बेसिकली जो मेटाफिक्शन है ना, वो एक ऐसा स्टाइल होता है प्रोज नैरेटिव का जिसके अंदर रीडर की जो अटेंशन है वो टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ फिक्शन कंपोजिशन की तरफ होती है। मतलब कि इसको अगर मैं सिंपलेस्ट वर्डिंग में अगर आपको बताऊं तो मेटाफिक्शन जो है फ़िक्शन की एक टाइप है जो रीडर को बार बार याद दिला रही होती है कि वो फ़िक्शन पढ़ रहा है। क्योंकि जब फ़िक्शन को पढ़ रहे होते हैं ना तो रीडर जो है वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाता है। तो राइटर क्या करता है, राइटर कोई ऐसा कमेंट प्रेजेंट करता रहता है कि रीडर को पता चल जाता है कि वो वाकई में फ़िक्शन पढ़ रहा है, कि वो रियलिटी के अंदर नहीं है बल्कि वो फ़िक्शन ही पढ़ रहा है। तो बेसिकली ये है आपके पास मेटाफिक्शन। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट जो फीचर है वो है हाइपर रियलिटी का। हाइपर रियलिटी मीन्स बियॉन्ड द रियलिटी। अगर हम लोग सेमियोटिक और पोस्ट मॉडर्न के पर्सपेक्टिव में बात करें ना हाइपर रियलिटी की, तो ये एक ऐसी टर्म है जिसमें इंसान एबल नहीं होता रियलिटी और इमिटेशन ऑफ रियलिटी में फ़र्क कर सके। वो किस में डिफरेंस ना कर सके, रियलिटी में और इमिटेशन ऑफ रियलिटी में। मतलब ये कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारा मीडिया है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा होता है, वो रियलिटी दिखा रहा होता है, बट इट एक्चुअली डज़ नॉट कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट इज़ रियल। तो ये बेसिकली आपके पास हाइपर रियलिटी है जो कि रियलिटी और इमिटेशन ऑफ रियलिटी में डिफरेंस ना कर सके, दैट इज़ हाइपर रियलिटी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है प्योमिना। प्योमिना बेसिकली जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटाफिक्शन को रेफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें स्टोरी जो है वो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन के बारे में होती है। ठीक है। और इस टर्म को जो है वो फर्स्ट एक पॉइंट किसने किया था, अलास्तिर फॉलर ने। नेक्स्ट फ़ीचर जो है वो है टेम्पोरल डिस्टॉर्शन का। ये फ़ीचर कॉमन है मॉडर्निज़म में भी और पोस्ट मॉडर्निज़म में भी। तो हम बात करें ना कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्निज़म की, तो हम इस बात को डिफेंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज़म है ना, वो कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्निज़म है। ठीक है। किस तरह से, इस तरह से कि जो मॉडर्निस्ट थे ना, उनका जो प्लॉट होता था वो कैसा होता था, नॉन लीनियर होता था। उनका नरेशन लीनियर फॉर्म में नहीं लिखा जाता था। और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे उनका जो नैरेटिव था, उनका जो नरेशन था वो भी कैसा था, नॉन लीनियर था। तो इस फीचर में बताया गया है कि इनका जो स्टाइल है ना वो फ्रेगमेंटेड होता है और नॉन लीनियर प्लॉट होता है। ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है मैजिक रियलिज़म। मैजिक रियलिज़म बेसिकली एक रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर मैजिक का यूज़ करके हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है मैजिक रियलिज़म का। इस मैजिक रियलिज़म में ना हमारे पास एक राइटर है गैब्रियल गार्सिया मार्केज़। इनका नाम बहुत फेमस है और इनको जो है वो फादर ऑफ मैजिक रियलिज़म भी कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है पेरोनिया। इसमें क्या था कि जितना भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, हमने जितना भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड या एब्सर्डिज़म पढ़ा है, वो सब कुछ जो है वो पेरोनिया में आ जाता है।
तो ये था आज का लेक्चर पोस्ट मॉडर्निज़म में, जिसमें मैंने आपको जो है हर चीज़ जो है वो डिटेल में क्लियर की है कि मॉडर्निज़म होती क्या है, किस सेंचुरी में आई, 20th सेंचुरी में आई थी और क्या क्या जो है वो इसके अंदर हैपनिंग्स, मेजर हैपनिंग्स हुई थी। इसके अलावा मेटा नैरेटिव्स, मार्क्सिज़म, इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज़म, मॉडर्निज़म विदाउट हाइफन एंड विद हाइफन का डिफरेंस। पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है और वो किस तरह जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म, पोस्ट कॉलोनियलिज़म के साथ जो है वो लिंक्ड करती है। ठीक है,